Welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Rajnandini Mehta and I am a student of Delhi School of Journalism. Today we are presenting how to report conservation related news and it's presented by our guest Aanchal Pandey sir. So let me first introduce him. He is a currently associate professor and the head of division at the Indira Gandhi National Center for the Arts. Before joining IGNCA, he taught the master's degree before program at National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi. He is doctorate in conservation and holds master degree in conservation and chemistry. He is fellow of International Institute of Conservation of Historic and Artist Works and was also the vice chair of directory board of International Council of Museum Committee for Conservation from 2017 to 2020. Now I am giving this forum to our respected sir. Sir, you can pursue. ओके राजनंदिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आने का, और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को बात करने का मौका दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आप सबको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? सर अभी नहीं दिखाई दे रही है सर, अभी प्रेजेंट नहीं हो रही है। नहीं हो रही अभी? अच्छा सर मैं दोबारा से करता हूँ। शेयर किया मैंने, शेयर योर एंटायर स्क्रीन किया मैंने। हाँ सर वही होगा। वो आ गया, शेयर एंटायर स्क्रीन आ गई मेरी। सर अभी एंटायर स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी हो रही है, इसका मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा। कैंसिल करके करूँ दोबारा? प्रेजेंट नाउ अ विंडो एंटायर स्क्रीन, विंडो कर देते हैं। चलो विंडो हो गया। अब हुआ कुछ? अब हो गया सर? यस सर, अभी हो रहा है। अभी हो गया। हाँ 1 2 3। थोड़ा सा ये फॉन्ट चेंज हो गया इसमें। हमारे हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का नाम थोड़ा सा गलत हो गया, तो आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। और मेरा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, तो आपको जहाँ कहीं दिक्कत हो तो मुझे आप बीच में रोक सकते हैं। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाइलिंगुअल। तो ये गांधी जी की पाठशाला हाउ टू रिपोर्ट कंजर्वेशन रिलेटेड न्यूज, तो इसके ऊपर मैं आज आपको व्याख्यान दे रहा हूँ। ये मैंने आपसे कहा था ना कि मैं चाहूंगा कि पहले 1-2 लोग क्वेश्चन का जवाब दें। तो ये आप में से कितने लोगों को इसके बारे में मालूम है? ये जो मैंने इमेज दिखाई है इसके बारे में किसी को मालूम है? आप लोगों को बोलने दें। अगर इसके बारे में, इमेज के बारे में नहीं मालूम है तो मुझे बता दें, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कोई नहीं पता है तो मैसेज में भी कोई कमेंट कर दे। वो आप देख के मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ। मैं प्रेजेंटेशन मैं बता दूंगी सर। मुझे लगता है कि किसी को नहीं पता है इसके बारे में। जी जी, ये दुनिया का एक बहुत ही पुराना और बहुत भव्य संग्रहालय है। इसको बोलते हैं लूव्र म्यूजियम। ये पेरिस में है, फ्रांस में। अब मैं एक और आपको ये म्यूजियम दिखा रहा हूँ। ये स्मिथसोनियन के नाम से मशहूर संग्रहालय है, म्यूजियम है, और ये नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम है। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि नेचुरल हिस्ट्री क्या होता है और सब, लेकिन ये उनका एक म्यूजियम है। ये कोई जानता है क्या है? सर आई गेस ये पटना का म्यूजियम है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ सर वही है। ये भी पटना का म्यूजियम है, ये भी पटना का म्यूजियम है, और ये इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ये पटना का भव्य म्यूजियम है। तो सबसे पहला हमें यही जानना जरूरी है
अगर हम लोग कंजर्वेशन रिलेटेड न्यूज देना चाहते हैं, जनरली होता क्या है कि मैं अभी आपको आगे भी स्लाइड्स दिखाऊंगा, जो भी न्यूज आती है, अभी हाल फिलहाल में आपको मालूम है कहीं पर बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई है आजकल सर हैदराबाद में। तो हैदराबाद में जो बाढ़ आई है, उसमें जैसे ही कोई बाढ़ आएगी और हमें कल्चर से रिलेटेड कोई बात करनी है, तो आप लोगों ने अगर पिछले एक हफ्ते का अखबार पढ़ा होगा, मैं तो रोज पढ़ रहा हूँ और मैंने रोज गूगल पे भी जाके देखा कि क्या बाढ़ ने कोई असर सलार जंग म्यूजियम, जो कि एक बहुत माना हुआ म्यूजियम है हैदराबाद का, उसमें कुछ उसने नुकसान किया कि नहीं किया। तो कोई खबर मुझे नहीं दिखाई दी। आप लोगों को पता नहीं, आप लोग ज्यादा शायद हमसे अखबार में दखल अंदाजी आपकी ज्यादा होगी पढ़ने में और रिसोर्सेज में, तो आपको कोई न्यूज आई कि नहीं आई इस चीज के बारे में? सर जो मतलब म्यूजियम से रिलेटेड नहीं आई, बस यही आई कि मतलब वहाँ के लोगों को ज्यादा इफेक्ट पड़ा, फिर वही हाँ, नॉर्मल होता है सर। और आज के हिंदू में खबर आई है कि वहां पर एक हैदराबाद में एक गोलकोंडा फोर्ट है। आपने नाम सुना होगा सबने गोलकोंडा फोर्ट का। तो गोलकोंडा फोर्ट में थोड़ा सा नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से, ये खबर आज के अखबार में आई है। लेकिन सलार जंग म्यूजियम में नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, एज ए म्यूजियम प्रोफेशनल और एज एन आर्ट लवर मेरी जानने की इच्छा थी, लेकिन मुझे कोई न्यूज उसकी नहीं मिली। तो अगर हम उस हिसाब से देखें कि नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, तो उसके हिसाब से लगता है कि सलार जंग म्यूजियम में कोई शायद नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन एक ये खबर आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि चार मीनार के आसपास की फोटोज हमने देखी हैं जिसमें पानी बहुत तेज रफ्तार से जा रहा है, और उससे हार्डली 200-300 मीटर दूर पर सलार जंग म्यूजियम है। तो एक अंदर एंजाइटी होती है कि उसमें पानी घुसा है कि नहीं घुसा। तो ये मेरे हिसाब से जब हम लोग कल म्यूजियम और म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं, तो खबरें बहुत बहुत नेग्लिजिबल खबरें आती हैं अखबारों में। तो उसका क्या कारण है वो आपके गौतम सर और हमारे राय साहब जो हैं वो ज्यादा उस चीज पे विचार कर पाएंगे। लेकिन उसका जानना बहुत जरूरी है। ये मेरा मतलब ये है कि अगर हम लोग कंजर्वेशन रिलेटेड न्यूज को करना चाहते हैं, तो कंजर्वेशन रिलेटेड न्यूज केवल ताजमहल तक ही सीमित ना रह जाए, गोलकोंडा फोर्ट तक ही सीमित ना रह जाए। छोटे मॉन्यूमेंट्स भी कवर होने चाहिए जो होते हैं, लेकिन म्यूजियम तो बिल्कुल ना के बराबर कवर होते हैं। अब मैं आपको कुछ और न्यूज दिखाऊंगा। देखिए, ये टेक अवे क्वेश्चंस हैं इसके कि ये अभी 1.5-2 महीने पहले की खबर है। इसमें आपको दिख ही रहा है कि ये कहाँ का फ्लड है? जयपुर का। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपकी जी आवाज जी आ रही जी है। सर। ये जयपुर का म्यूजियम है ये, और इसका नाम है एल्बर्ट हॉल। और इसमें आया कि इजिप्शियन मम्मी सर्वाइव्स फ्लडिंग एट जयपुर म्यूजियम। और वो कह रहे हैं अलर्ट स्टाफ ब्रोक द ग्लास केस। एंड ये खबर तो आई कि इजिप्शियन म्यूजियम ने इजिप्शियन मम्मी जयपुर का बच गया, लेकिन ये खबर बहुत ज्यादा नहीं आई कि बहुत सारा नुकसान भी हो गया वहां पर। तो ये इसको लेकर हम लोग ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं। और जैसे खबर आगे की भी खबर देखिए, अब ये ना, मैप्स एंड पेंटिंग्स मे हैव बीन डैमेज्ड, रेन्स डैमेज एंटीक्स एट एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये नेशनल डेलीज में न्यूज आई हैं, लेकिन क्या नुकसान हुआ उसके बाद, ये हमारी 2012-13 में आग लगी थी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। आप सबको मालूम है कि इस आग के बारे में कि नहीं मालूम? नो सर, एक बार आप थोड़ा सा नहीं मालूम। ये पता नहीं आप लोग किस एज ग्रुप के हैं। अगर आप लोगों जो बच्चे वहां पर हैं, तो एक जमाने में जो हमारा बाराखंबा रोड है, उसके ऊपर एक डायनासोर बना रहता था, और उसी के सामने की ये बिल्डिंग थी नेशनल। इसके
ये 6 मंजिल इमारत में था और 6 में से 5 मंजिल पूरी जल के राख हो गई। इसके अंदर जितनी भी म्यूजियम का जो संग्रह था वो सारा जल के बिल्कुल बोलते हैं ना गटेड इन फायर, बिल्कुल एशेज ही आपको मिलेंगी या बिल्कुल जिसको सैल्वेज नहीं किया जा सकता उस हालत में ऑब्जेक्ट्स मिले थे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अब ये अगर एक संग्रह जो नेशनल म्यूजियम है, देखिए नेशनल का मतलब राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे, उसका इसकी कई ब्रांचेस भी हैं। अगर ये चीजें निकल जाएं और उसका फॉलो अप नहीं हो न्यूज में कि अब उसका क्या कर रहे हैं, अब वो लोग शिफ्ट हो गए हैं, अब उनका क्या प्लान है, तो इस बात को ही निकले हुए हमें लगभग 7-8 साल हो चुके हैं और लेकिन इसके फर्दर हमें कोई न्यूज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अखबार में नहीं मिलती है। एक दिन खबर आई थी कि इनको शायद जमीन देंगे वहां पर और दूसरा म्यूजियम बनाएंगे, लेकिन जो इनका संग्रह था जो जल के नष्ट हो गया, क्या संग्रह नष्ट हुआ, क्या जैसे आजकल हम कोविड के बारे में देखते हैं कि इतने लोग मरे, इतने लोग एक्टिव केसेस हैं, तो इस तरीके का फॉलो अप हम लोग, मुझे लगता है कि संग्रहालय के क्षेत्र में हम लोग संवेदनहीन हैं इस मामले में। अब ये एक न्यूज है हमारी फायर से जो डैमेज हुआ, ये बीबीसी में आई। फिर इसी तरीके से ब्राजील म्यूजियम में भी एक आग लगी। अब मैं फर्क आपको ये बता रहा हूँ कि ब्राजील म्यूजियम में जब आग लगी तो ये दुनिया में किसने बहुत वेव्स क्रिएट की और आज तक हम लोग ब्राजील म्यूजियम के फायर के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, खबरें आती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन खबरें आती हैं। हमारे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की नहीं आती खबरें। अब ये फायर लगी थी नोत्र दाम द पारी, पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च है जिसमें लगी थी और मेरे ख्याल से हम में से कई लोगों को याद भी होगा क्योंकि ये काफी टेलीविजन पर जितने भी हिंदी इंग्लिश के जो टेलीविजन है उसमें इस फायर का बखान हुआ था। तो ऐसा क्यों है कि नोत्र दाम द पारी में जब आग लगती है तो दुनिया को पता लगता है और जब हमारे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जब आग लगती है नेशनल म्यूजियम के, तो दुनिया में वो खबर नहीं बनती है। तो उसके पीछे उसका क्या कारण है वो हमें सोचने की जरूरत है, जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी। ये बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं और दूसरी अब ये केरला में फ्लड आया, ये भी हमें याद है 2018 में। तो इसमें भी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां हमारी खराब हुई, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला कि क्या खराब हुआ, क्या नहीं खराब हुआ। ये वहां पर कुछ लोग थे कल्चरल फील्ड के, उन लोगों ने काफी काम किया और कोशिश भी की बचाने की, लेकिन बच नहीं पाई। तो ये तो मैंने आपको एक कभी स्लाइड केवल शो इसलिए दिखाया था आप लोगों से बात करने के लिए कि हम लोग कितने संवेदनशील हैं अपनी कला संपदा को लेकर। आपको समझ में मेरे कहने का तात्पर्य आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये जानने वाली बात थी कि हम लोग म्यूजियम से रिलेटेड अभी जितने भी ये लोग इसमें बैठे हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, तो उनमें से कितने लोगों ने कितने संग्रहालय को विजिट की है। मुझे जान के अच्छा लगा कि किसी ने बताया कि ये पटना म्यूजियम का फोटो है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को दिखाता हूं तो उनको नहीं मालूम होता कि हमारे देश में भी एक इस लेवल का एक म्यूजियम है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है ना पटना वाला अपना। जी, लेकिन हमारे देश में लोगों को नहीं मालूम है, इवन जो संग्रहालय में काम भी करते हैं, अगर आप उनको भी फोटो दिखाएंगे तो वो पटना का म्यूजियम, बिहार म्यूजियम है इसका नाम, इसको नहीं पहचान पाएंगे। तो लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा म्यूजियम है, इसका ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। दूसरा रीजन मेरा ये था दिखाने का कि आपने देखा कि न्यूज क्या बना, न्यूज बना डिजास्टर। तो सारे जगह पर डिजास्टर आया, एक जगह आग लगी, एक जगह पर फ्लड आया, दूसरी जगह पर फिर फ्लड आया, और हमने एक फ्लड से कुछ नहीं सीखा और दूसरे फ्लड में फिर अपनी कलाकृतियां हमने नष्ट करवा दी। तो
इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि सरकारें नहीं जागती हैं अगर फ्लड आता है तो? कश्मीर में भी फ्लड आया था, तब हमने असंख्य मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी हमारे कल्चर की हमने खो दी, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स खो दिए। तो ये एक कारण है। अब हमारे देश में आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में एक भी संग्रहालय और एक भी ग्रंथालय या एक भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं है जिसका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ हो। तो अगर बाढ़ आएगी तो किताबें उसमें डूबेंगी, और उसके बाद जब किताबें डूबती हैं, अगर आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं हो तो वो किताबें हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं, या ठीक होने में मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, उनमें 50 हजारों साल लग जाते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि, और ये अच्छा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह पर होता है ऐसा। और जिन लोगों ने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया होता है वहां पर क्षति कम होती है, जिन लोगों ने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाया होता वहां पर क्षति ज्यादा होती है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था नोत्र दाम द पारी, फ्रांस में वहां आग लगी, तो उनकी जो टीमें थी उन्होंने बहुत सारी कलाकृतियों को बचा लिया था। और हमारे यहाँ पर 95% या 99% भी कहूँ तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जब आग लगी थी, रातों रात को आग लगी थी, और 95% हमारी कलेक्शन उसकी हमारी जल के खाक हो गई। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैं आपको जो हमारा कंजर्वेशन फील्ड है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए दूसरी स्लाइड्स दिखाऊंगा मैं अब आपको अभी। ये स्लाइड चेंज हुई है आपके स्क्रीन पर? यस सर। ये कल्चर हेरिटेज एट रिस्क करके आया है कोई चीज? ठीक, वेरी वेरी नाइस। चलिए, तो अगर हमारी कल्चरल हेरिटेज की बात करें, जो कि मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जो हमारे अगेन मैं बार बार ताजमहल का नाम ले रहा हूँ, ताजमहल ही एक मॉन्यूमेंट हिंदुस्तान में नहीं है, उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि जिनका हेरिटेज वैल्यू उतना ही है। अगर आप अजंता एलोरा देखें, या भीमबेटका देखें, या एतमादुद्दौला देखें, या फतेहपुर सीकरी देखें, ये सारे मॉन्यूमेंट्स बहुत नायाब मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको दुनिया ने रिकग्निशन दी हुई है। और हमारे देश में अगर आप जैसे ग्रीन पार्क जैसे इलाके में चले जाएंगे, हौस खास में चले जाएंगे, तो छोटी छोटी गुमटियां बनी हुई हैं, उन सब की एक हेरिटेज वैल्यू है और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे नहीं मालूम मुझे कि आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में लगभग 4000 मॉन्यूमेंट्स हैं। और पीछे कुछ 1-2 साल पहले खबर आई थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें से 200-300 मॉन्यूमेंट्स गायब हो गए, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी नहीं पता। उन्होंने ये चीज सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो लेकिन अब ये मैं कहता हूँ ना, ये मीडिया में इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हालांकि खबर मीडिया की है, लेकिन आप डाल के देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो गायब हो गए हैं। तो ये खबर नहीं बनती, इसका फॉलो अप नहीं होता, तो ये हमें आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो दूसरे भी हैं जो स्टेट आर्कियोलॉजीज हैं सारी, उनके मॉन्यूमेंट्स भी खराब हो जाते हैं, उनपे एनक्रोचमेंट हो जाता है, तो उसकी हम लोग कभी खबर अखबार में नहीं सुनते।
तो ये जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है क्यों खराब होती है, ये मैं उसकी आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। एक हमारे हैं ये नेचुरल एग्रेसर जो ग्रीन में हैं, और दूसरे हैं हमारे जो आदमी की वजह से जो खराब होते हैं। एग्रेसर्स का मतलब है जिनकी वजह से चीजें खराब होती हैं। तो इसमें कई एग्रेसर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना इफेक्ट बहुत जल्दी करवा देते हैं, जैसे इमीडिएट एंड ड्रास्टिक इफेक्ट। अगर फ्लड आएगा, पानी भरा रहेगा, तो आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। और कई ऐसे हैं हमारे इफेक्ट्स जो कि धीरे धीरे 6 महीने तक में या और भी ज्यादा तक में वो धीरे धीरे खराब होते हैं, जो आप जिनके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। नेचुरल एग्रेसर्स में यही हैं, आपके भूकंप हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ये तूफान आता है, हरिकेन आता है, बिजली गिरती है, और फ्लड की बात हम कर ही चुके हैं, टाइडल वेव है, और फायर, ये नेचुरल फायर्स की भी बात कर रहे हैं। तो दूसरे आपके जो हैं जो स्लोली करते हैं, अगर रोज एक हवा का थपेड़ा एक मॉन्यूमेंट के ऊपर पड़ता है, तो अगर वो साल पड़ता रहेगा, तो एक दिन उसमें खुरदुरापन आ जाएगा। तो वो धीरे खराब करता है, उसमें ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से खराब नहीं होता। फिर खराब तापमान अगर आपका ठीक नहीं हो, और अगर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, जो आप देखते होंगे कि अगर इवन नई बिल्डिंग्स में भी अगर आप देखेंगे नीचे से जो नमक आता है उसमें मॉन्यूमेंट्स में अंडरग्राउंड से, तो वो उससे सफेद रंग की परत जम जाती है पत्थर के ऊपर। अगर आपकी आर्द्रता ठीक नहीं है आपके उसमें, तो वो उससे खराब होते हैं, जिससे जंग लग जाती हैं चीजें, उनसे खराब होती हैं चीजें। लेकिन ये सब धीरे धीरे इफेक्ट होता है। पोल्यूशन है हमारा, लाइट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेजिटेशंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, डस्ट हैं। अब आप ये देखिए कि हम लोग बात करते हैं, जब भी पोल्यूशन की बात होती है, हम आदमी को लेकर बात करते हैं, हम कभी मॉन्यूमेंट को लेकर बात नहीं करते। हमें नहीं डर लगता कि हमारे दिल्ली शहर में जैसे मेहरौली में एक लौह स्तंभ है, जो कि 5वीं शताब्दी से वहां पर खड़ा हुआ है, और उसमें अब हल्का हल्का जंग लगना शुरू हो गया है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, तो अभी तक तो नहीं लगा था 5000 साल, इतने 1500 साल तक, लेकिन सडनली अभी हम लोग देखें, अगर अपने जीते जी 20 साल के अंदर उसमें एक जंग दिखाई देता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी फोटो भी आपको दिखा सकता हूँ, और आप खुद जाके भी देख सकते हैं। तो वो रीजन नहीं बनता कि हमारा एक जो पुराना जो एक स्तंभ है, लौह स्तंभ है, वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया है हमारे पोल्यूशन के कारण। तो वो खबर हमारी नहीं बनती। इसी तरीके से लाल किला है, लाल किले के ऊपर जो पीछे जो सड़क जाती है, उससे जो व्हीकुलर एग्जॉस्ट होता है, उससे उसके सारे जितने भी महल हैं वो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। तो हमने कभी सोचा नहीं कि उस व्हीकुलर एग्जॉस्ट को वहां से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी ताजमहल में जाती है। आप अगर देखेंगे कि ताजमहल के 1-2 किलोमीटर तक सारी बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा ही चलेंगी, और वहां पर कोई डीजल का या पेट्रोल का कोई व्हीकल नहीं चलेगा। और आपने मथुरा रिफाइनरी तो चल रही है, लेकिन जो फाउंड्रीज थी आगरा की वो बंद करा दी। तो उसी तरीके से जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। एटलीस्ट खबर तो बननी चाहिए कि अगर आज सोचेंगे, खबर बनेगी, तो शायद 20 साल के बाद कोई एक्शन उस पर होगा। फिर हमारी है ये पब्लिक की, वॉर, टेररिस्ट अटैक, फायर, पब्लिक वर्क्स, डीप फ्लोइंग, इलीगल एक्सकवेशन, अर्बन डेवलपमेंट, फेनेटिसिज्म, वेंडलिज्म और थेफ्ट, जिनके कारण ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, तो जिससे आप लोगों के मेमोरी में रहें चीजें। इनके कारण हमें हमारा कल्चरल हेरिटेज खराब होता है। हमको सबको मालूम है कि जैसे बामियान में हमारा स्ट्रक्चर गिर गया था, अब बाबरी मस्जिद को भी ढहाया गया था। तो ये खबर तो आई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो एक क्राइम था बाबरी मस्जिद को गिराना। तो ये चीजें, ये खबरें तो आई क्योंकि ये पॉलिटिकल खबरें थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारी गिर जाती हैं। जैसे मणिपुर में इस टेररिज्म के
कारण काफी वेंडलिज्म हुआ, वो खबर ज्यादा नहीं बनी। अब अर्बन डेवलपमेंट होता है, जब से मेट्रो बनती है तो खुदाई होती है, नीचे बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो वो हमारे यहाँ पर क्योंकि खबर नहीं बनती, इसलिए सैल्वेज आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर सैल्वेज आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अर्बन डेवलपमेंट को रोकेंगे। उसका मतलब ये है कि जब अर्बन डेवलपमेंट चल रहा है तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और कुछ कंजर्वेटर उस समय जो चीज बचा सकते हैं, सैल्वेज आर्कियोलॉजी कर सकते हैं। काम रुकवाने वाली बात नहीं है, केवल कि इससे पहले कि उसके अंदर पूरा कंक्रीट पड़ जाए, जो चीज हम निकाल सकते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, वो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। उसको डॉक्यूमेंटेशन करने का कॉन्सेप्ट अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है। उसका केवल एक यही कारण है कि वो चीज मीडिया में और हम लोगों के जहन में उतर नहीं पाई है। और जब मैं आपको दिखाऊंगा जो पब्लिक जो करती है, अब चलते चलते कुछ ने कुछ लिख दिया, मॉन्यूमेंट के ऊपर लिख दिया आई लव यू या आई लव तन्नू लव्स मन्नू, और ये सब आप देखते ही हैं रेगुलरली। इनके कारण आपका ऑब्जेक्ट खराब होता है, इग्नोरेंस के कारण, ग्रेफिटी के कारण, और कभी कभी ट्रेजर हंटिंग के कारण। जो आपके आर्ट कलेक्टर्स वगैरह जो हैं वो काफी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इन कामों में। और फिर एक जो हम प्रोफेशनल्स जो म्यूजियम में काम करते हैं, संग्रहालय में काम करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं, हम लोगों के अंदर अगर ये इन सब चीज का लैक ऑफ हो, अगर हमारे पास मॉन्यूमेंट है, म्यूजियम है, और हमने उसका कल्चरल प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ कि वो क्यों है, उसका पर्पस क्या है, उसमें लोगों को आने देना है कि लोगों को नहीं आने देना, वो केवल रिसर्चर्स के लिए है या साइंटिस्ट के लिए है, या तो एक कल्चरल प्रोजेक्ट जो है जिसे हम बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट, वो ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं होना। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक म्यूजियम में जाकर एक मूर्ति को चुराता हूं तो मुझे किस लॉ के अंडर में पनिशमेंट मिलेगी? चोरी के लॉ के अंडर में मिलेगी या म्यूजियम के लिए कोई अलग लॉ है, सख्त कानून है? सर म्यूजियम के लिए अभी कोई लॉ नहीं बना। तो क्यों नहीं बना? सर क्योंकि वो बना ही नहीं, सोचे ही नहीं लोग उस वक्त बनाते वक्त। हाँ नहीं सोचे नहीं ना, तो अभी भी हमने कभी सोचा नहीं है कि कोई एक लॉ हम लोग उसमें लाएं। और इसीलिए जो सजा है, जो अगर आप किसी कलाकृति को चुराते हुए पकड़े जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ में जो सजा है वो 6 महीने की सजा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम सजा है। और जो कलाकृति की जो वैल्यू जो इंटरनेशनल मार्केट में होती है वो डॉलर्स में होती है, और कभी कभी तो हम मिलियन बिलियन और $1000 भी सुनेंगे, तो हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ा पैसा होता है। अब 5-5 हजार रुपए के अंदर मूर्तियों को स्मगल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। सर यही तो रीजन है कि इतना ज्यादा मूर्तियां, मतलब वो स्मगलिंग ज्यादा होता है मूर्तियों का, और हमें पता भी नहीं चलता है, ना हमें बताया जाता है, ना हमें पता भी नहीं चलता। तो ये उसका कारण यही है ना कि लॉ जो है उसके लिए तो ढीलम ढाली है, और वो हमारे इसमें रिपोर्ट भी नहीं होता। हमारे जो अखबारों में इस चीज के बारे में रिपोर्ट भी नहीं होता। हमारे एक गुप्ता आता है जो ऑस्ट्रेलिया वाला, उसका नाम सुनने को मिलेगा आपको, तो आपके पास कोई लिस्ट भी नहीं होगी। बेसिकली ये जो ट्रेड है ना, कुछ कुछ ड्रग डीलिंग, फ्लैश डीलिंग और उस डीलिंग की तरह से सरप्टियसली चलता है, बिल्कुल अंदर अंदर चलता रहता है। तो ये तब संज्ञान में आएगा जब, और पैसे बहुत कमाते हैं लोग इसमें, और जो सीधे सारे लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको इसमें कोई लेना देना है नहीं कि हो तो हो, हमारी भला से क्या, लेकिन उनकी नेशनल वेल्थ जो है इधर से उधर जा रही है। ये इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए, और इसके बारे में हमें ज्यादा चीजें आनी चाहिए। तो ये सब है लैक ऑफ, लगभग ये 64 कारण हैं। और दूसरा है इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अगर आपने जब खुदाई करी, ढंग से नहीं करी, तो आपके ऑब्जेक्ट्स खराब हो जाते हैं। आपने उनका ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं किया, तब ऑब्जेक्ट्स खराब हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे किसी भी म्यूजियम में अगर दूसरी कोई संस्था आती है और वो उस जगह को लेना चाहती है, तो हमें म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स को हटाना पड़ता है। तो वो हम म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स किसी प्रोफेशनल की देखरेख में हटवा रहे हैं या मजदूरों से हटवा रहे हैं। इन सब चीजों से भी चीजें हमारी खराब होती हैं।
अब ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे म्यूजियम में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, जो पानी की पाइपलाइन जा रही है या बिजली के तारे जा रही हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही नहीं है तो हमारी चीजें, जैसे जो आपने देखा आग अपने आप तो नहीं लगती है, इवन पेरिस में भी आग लगी है तो उसके पीछे कारण यही होते हैं कि कुछ इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन था डिस्ट्रीब्यूशन का। और हमारे हिंदुस्तान में भी आग लगी है तो शॉर्ट सर्किट जनरली बता देते हैं। तो उसमें किसकी कमी है? कमी तो प्रोफेशनल्स की कमी है। फिर आप डॉक्यूमेंटेशन सही ना करें, हैंडलिंग सही ना करें। क्योंकि हमने पटना के म्यूजियम की बात की थी, तो पटना के म्यूजियम की जो एक सबसे नायाब मूर्ति है वो है दीदारगंज यक्षिणी, बिहार की। बिहार म्यूजियम में आ गई है वो पटना म्यूजियम से। सबको मालूम है दीदारगंज यक्षिणी के बारे में? किसी को नहीं मालूम? हेलो Yes, हेलो। sir. तो एक दीदारगंज यक्षिणी एक बहुत बढ़िया स्कल्पचर है जो कि मॉडर्न काल से भी पुराना स्कल्पचर है। और उस स्कल्पचर को एक बार यूएस भेजा गया था, यूनाइटेड स्टेट्स में। और वो जब वो वहां गई तो उसकी एक नाक डैमेज हो गई वहां पर। उन्होंने शायद नाक को कंजर्व भी किया और पैसे भी दिए हिंदुस्तानियों को उसके, लेकिन वो हैंडलिंग में डैमेज हो गई और उनके हाथों से डैमेज हो गई। ये काफी 40-50 साल पुरानी खबर है। तो हैंडलिंग में ऑब्जेक्ट्स हमारे खराब होते हैं अगर हम लोगों ने ट्रेंड हाथों से उनको हैंडल ना किया जाए। और हम देखते हैं रेगुलरली हिंदुस्तान में हैंडलिंग अच्छी नहीं है। बाकी सपोर्ट अच्छा नहीं दिया। क्लाइमेट का मतलब यही है कि आपने आर्द्रता और टेम्परेचर को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके ऑब्जेक्ट्स खराब होते हैं। फिर कंजर्वेशन है, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, रेमेडियल कंजर्वेशन अगर आप ढंग से नहीं करेंगे तो खराब होंगे। तो ये इनको हमने टेबुलर कर दिया है जो कि आप लोगों के पास भी आ जाएंगे। तो आप अगर कभी खबर बनाना चाहेंगे तो ये चीजें आप लोगों के काम आएंगी। अब हम दूसरी स्लाइड के ऊपर जाएंगे इसके बाद। जो हमने अभी पढ़ी है ये जो इमीडिएट और ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं, इनका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ये सारा था, ये अब ये अर्थक्वेक का है। ये भुज में जब भूकंप आया था 2001 में, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये जापान में एक सिरेमिक में जब भूकंप आया तो ये इसकी वो है। अब जब वहां पर भूकंप आया जापान में, काफी पुरानी तस्वीर है, तो इससे अब आपको देख के ये मालूम चलेगा कि जब ये सारी सिरेमिक एक दूसरे से टकरा के टूट के गिरेगी तो इसको ठीक करने में 1 साल 2 साल का काम नहीं है, 50 साल का काम है। तो अब उन्होंने क्या सीख ली कि हाँ जी बताइए। लेकिन सर जापान में तो नॉर्मली मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आते ही रहते, तो सर वहाँ पे तो कुछ मैनेजमेंट होगा ना इनका? अब नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब उन्होंने कई अपनी कला संपदाएं उनकी टूट गई तब उन्होंने मैनेजमेंट किया, उन्होंने अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाई और कलेक्शन को रखने के लिए भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट चीजें लगाई कि वो बिल्कुल धम से ना गिरे। और नीचे आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं फोम लगाने की जो इस समय नहीं लगाई गई थी, तो आपको नुकसान दिखाई दे रहा है। ये देखिए स्टॉर्म की, लाइटनिंग की। तो ये लाइटनिंग में देखिए यूरोप की फोटो है और इसमें लाइटनिंग डैमेज आपको दिखाई दे रहा है 3 जगह। ये जब फ्लड आया तो ये बिल्डिंग टूट गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोरेंस का फ्लड है 1966 या 67 का। सब जगह पानी भर गया था और ये आपको म्यूजियम में, अभी जब मैं जयपुर भी गया था लगभग ऐसा ही वहां पर नजारा था कि जो चीजें अब आपने बचानी है, फ्लड जब तक निकलेगा उसके बाद आप सुखाएंगे बाहर है फजर तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है, एक बार 1557 में फ्लड आया, एक बार 1966 में फ्लड आया और यहाँ तक पानी आया उसमें। अब ये कि तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये है कंबोडिया में नेशनल म्यूजियम है पनम पेन में। उसमें एक वर्कशॉप होनी थी कंजर्वेशन की, तो उसकी तैयारी के लिए ये
मिस्टर गेल द गिशो हैं आपके टी शर्ट में, और साथ में नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर हैं वहां पर। तो ये मुआयना करने आए थे कि कैसी करेंगे वर्कशॉप ये, और अगले दिन हाल ये था। तो इस तरीके से आपका ये खराब होती हैं चीजें। ये थोड़ी सी आपको बस सेंसिटाइजेशन करने के लिए मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ। और अगर अब हम लोग आए स्लो एंड नेचुरल में, स्लो एंड जो धीरे धीरे करके चीजों को खराब करती हैं, ये देखिए, ये हवा के थप्पड़ों से, और अगर उसमें हवा के अंदर मान लीजिए अगर आप इसके किनारे हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास काफी डेजर्टिक रीजन है, तो वहां पर आपकी धूल भरी आंधी आती है बहुत, तो उनके कारण और ये धीरे धीरे अगर क्रैक्स बढ़ जाते हैं, ये डाई ब्लीड कर गई इसमें, ये अगर आपके फवारे हैं उनकी वजह से है, ये बर्फ की वजह से, ये जो धीरे धीरे जो क्रैक होते हैं, इसमें एक बार में चीज नहीं खराब होती है, आपको टाइम देती है ठीक होने का। ये आपका लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा आप सब जानते ही हैं। इस तरीके से आपके डैमेजेस होते हैं। ये ढंग से जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, डैमेजेस शोकेस के अंदर ही हो रहे हैं। जो एरिया लाइट को एक्सपोज था वो डैमेज हो गया, और जो एरिया लाइट को एक्सपोज नहीं है वो ठीक है। अब एक पेंटिंग है, देखिए, ये पेंटिंग का ये वाला एरिया है, तो जो एरिया कवर्ड था उसका रंग देख लीजिए, जो एरिया कवर्ड नहीं है उसका रंग देख लीजिए। तो पेंटिंग लाइट से डैमेज होती है, ये इसका प्रूफ है। ये एक तरफ एक्सपोज्ड है, एक तरफ प्रोटेक्टेड है, देखिए। तो मैंने आपको हवा के थपेड़ों का बताया, ऐसे डैमेज होता है। ये आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स में तो बहुत दिखाई देगा ये डैमेजेस। ये धीरे धीरे हैं, ये फिल्म अब मुझे नहीं मालूम है कि आज के जो हमारे बच्चे हैं सिनेमा के और मीडिया के, उनको इन चीजों का ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन इनके अंदर हमारी इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो कि पिछले 100 साल की या 125 साल की इंफॉर्मेशन इनके अंदर है, और ये खराब हो रही है। ये किताबों में मोल्ड लग जाती है, फंगस लग जाता है। अब ये जो एग्जांपल्स है ना सारे, आपको, आप थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, आपको सारे एग्जांपल्स दिखाई देंगे रेगुलर बेसिस पर। ये हमारा कंबोडिया में मंदिर है, तापरम मंदिर बोलते हैं, जिसके अंदर पेड़ों ने बिल्कुल उनको एनगल्फ कर लिया है। ये जो इंसेक्ट्स हैं उनका डैमेज था इसमें, फ्रेम का डैमेज, ये आपका टर्माइट का डैमेज, इस हालत तक पहुंच जाती हैं। ये हमारे डैमेजेस रेगुलरली हमें दिखाई देते हैं। ये डस्ट, इसमें देखिए अब आप, ये जो
इसमें दिखाने की कोशिश ये है कि जो फ्रेमिंग करते हुए जो लगाया उसकी वजह से डैमेज हो गया है। तो ये एक स्क्रीन है जिसकी जो एरिया लाइट को एक्सपोज था वो खराब हो गया, बाकी जो लाइट को एक्सपोज नहीं है वो ठीक है। ये कारण है जो हमने आपको गिनाए थे पूरे दोबारा से। अब ये जो आदमी जनता की वजह से जो खराब होती हैं चीजें, को हिंदुस्तान के संग्रहालय में अमूमन दिख जाएंगी। ये एक बड़ी अच्छी पेंटिंग है कि जब आग लगती है तो कैसे डैमेज होता है। ये आग लगी, ये लोग हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, चीजें उठा उठा के फेंक रहे हैं नीचे। ये एक पेंटिंग में दिखाया गया है, तो ऐसा ही सीन जनरली क्रिएट होता है। मडागास्कर का क्वींस पैलेस है ये था यहाँ पर और अब ये नहीं है। ये जो है 21,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 30,000 वॉल्यूम में 1904 में। और बाकी हम जानते भी हैं हमारी नालंदा की लाइब्रेरी जो है वो नष्ट हो गई, तक्षशिला की लाइब्रेरी नष्ट हो, और ये खुदाई होती है तब डैमेज होता है अगर नीचे कलाकृतियां हों। अगर 25 सेंटीमीटर तक का हल चलाएंगे, उससे ज्यादा चलाएंगे तो और ज्यादा डैमेज होगा। अब ये अलेक्जेंड्रिया में मोटरवे मैंने आपको बताया था, ये बन रहा था, नीचे पूरी की पूरी साइट ही निकल के आ गई। ये आपका वेंडलिज्म, ये आपका पोम्पेई में, ये ब्रूज में है। इवन ये जो इसको दिखाने का कारण ये है कि अगर कोई आपका पुराना पुल है, तो पुराने पुल की अगर एक सुराही भी टूट जाती है तो वो कल्चरल डैमेज है, वो हेरिटेज का डैमेज है। कैसे टूट गई। ये फतेहपुर सीकरी में है, तो ये देखिए आप, ये जो इनटॉलरेंस का जो है ना निशाना की, वो उसमें औरंगजेब ने सारी वो सब तोड़वा दी थी, जिसमें भी शक्लें थी, क्योंकि उनका धर्म उनको अलाउ नहीं करता था। तो डैमेज हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। अगर आप लोगों को, आप आज भी अगर गूगल करेंगे ना नाइट वॉच, तो इसमें किसी आदमी ने चाकू मार के इसको खराब किया था। तो अब ये रेस्टोर हो गई है, लेकिन अगर अभी भी आप देखना चाहेंगे तो ये दिख जाता है 1977 और 1919। और अभी एक गूगल में अगर आप करेंगे नाइट वॉच, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है नीदरलैंड की सरकार का, जिसमें वो लोग नाइट वॉच को पूरा एनालाइज कर रहे हैं और लोगों के सामने ये काम किया जा रहा है, दिन रात किया जा रहा है, जिससे लोग देख सकें कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि कैसे पेंटिंग्स में डैमेज होता है लोगों की बर्बरता के कारण और लोगों की इग्नोरेंस के कारण। अब ये स्लो ह्यूमन डैमेज है, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाता हूँ इसमें।
ये हम लोग देखते हैं रोज मॉन्यूमेंट्स के ऊपर बैठे हुए हैं लोग। ये जब लोग मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, जब भीड़ होती है, ताजमहल अगर किसी ने सैटरडे, संडे और फ्राइडे को देखा हो तो लगभग ऐसा ही हाल होता है। म्यूजियम में लोग जा रहे हैं लगातार। तो जैसे एक किताब नहीं होती है, उस किताब को बार बार पढ़ते हैं तो जो हाल हो जाता है, वही हाल मॉन्यूमेंट का या म्यूजियम का हो सकता है। अब ये देखिए एक बड़ा पुराना रास्ता है जिसपे खूब अच्छे तरीके से डेकोरेटेड टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन वो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो चीज बार बार चलने से खराब हो रही है। तो उसके रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चप्पल उतार के जाते हैं। ताजमहल में चप्पल उतार के जाते हैं या शू कवर पहन के जाते हैं। देखा आपने, ये ताजमहल है। विजिटिंग टाइम एक जगह को 10 मिनट आपने कर दिया, फिर आके आप फोटो खिंचवा रहे हैं, रोज उसी जगह पर छुएंगे तो आपके हाथ की जो ग्रीस है, जो डर्ट एंड डस्ट है, वो सारी इसके ऊपर आ जाएगी। और आप देखिए कैसे चेंजेस आते हैं। और ये पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि ये ताजमहल है। अब रोज कोई ना कोई आके इसमें रोज अगर एक पत्थर को छुएगा तो ऐसे पत्थर निकल जाएंगे, जैसे पत्थर है ना। ये जो लोगों के कारण होते हैं ये फोटोग्राफ्स हैं। और ऐसा नहीं है, जब आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की दिखा रहा हूँ, जिसमें अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, अमेरिका भी है, इंडिया भी है, सब जगहों की फोटो हैं। अब जो गाइड है वो समझा रहा है, अपनी छाता लेकर ही उसको समझा रहा है। ये पोस्टर चिपका दिए आपने, तो ये हमारे कारण है, इसके डैमेज के, इसके कारण। अब हमारे जो प्रोफेशनल, जो हम लोग जो हैं, म्यूजियोलॉजिस्ट लोग हैं, जो कंजर्वेटर्स लोग हैं, उनके कारण जो डैमेज होते हैं उसके ऊपर है। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है, इसलिए फिलोसॉफिकल मतलब इसमें यह है कि जिसको लैक ऑफ ये नहीं है, जिसमें जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है आपको, ये अगर आपको नहीं आ रहा तब होता है। फिलोसॉफिकल ये है कि एक होता है कि जब आपका आर्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और उसके बाद वो जब तक एग्जीबिशन तक पहुंचता है, जब तक वो अपने म्यूजियम में पहुंचता है, तो उसके बीच में बड़े सारे स्टेप्स हैं। लाल वाले स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप पे कोई ना कोई डैमेज होता है। जनरली कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो लेडी है, जो कुम्हार की के घर से जो ऑब्जेक्ट बना, तो पहले भी कुम्हार के घर में ऑब्जेक्ट बनता था, और वो ऑब्जेक्ट जब बन के म्यूजियम में पहुंचा, सिरेमिक भी बिल्कुल कुम्हार के बनती है, उसमें देखिए कितना डैमेज हो गया। उसको हमें जो, और उसके कारण क्या है, हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है। ये हम लोग देखिए कैसे, अगर आप हिंदुस्तान में भी जाएंगे म्यूजियम्स में, बिहार में 2 म्यूजियम है इस समय। एक बिहार म्यूजियम है, एक पटना म्यूजियम है, सॉरी पटना के अंदर। तो बिहार म्यूजियम तो नया नवेला म्यूजियम है, एक साथ में पटना म्यूजियम है। उसकी हालत आपको लगेगी ऐसी ही है कुछ। या आप इलाहाबाद म्यूजियम में चले जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। वहाँ सारे कंजर्वेटर्स इसमें काम कर रहे हैं। अब ये आपको बिहार म्यूजियम में भी दिखाई देगी प्रॉब्लम। अब जब आप एक कलाकृति को नंबर देते हैं तो नंबर आप बिल्कुल सामने लिख देंगे उसके ऊपर, और एक नंबर नहीं लिखा, एक नंबर यहाँ लिखा, एक नंबर यहाँ लिखा, एक नंबर यहाँ लिखा, तो ये ऑब्जेक्ट को खराब करने वाली बात। ये देखिए नंबर ऊपर ही लिख दिया इसमें भी 1211, और यहाँ पर भी लिखा। अब किसी का लेटर है, मान लीजिए आनंद कुमार स्वामी एक बहुत बड़े आर्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने कोई लेटर लिखा, आपने उसका कैटलॉग किया और उसके ऊपर ही आपने नंबर डाल दिया सामने, और एक नंबर इधर भी डाल दिया। ऐसे आपने खुदाई करी आर्कियोलॉजिस्ट ने, और ऐसे टब्बों में भर भर के गंदे तरीके से रख के चले गए।
ये आपने अपने डिजाइन के हिसाब से बना दिया शोकेस और इसमें रख दिए। अब ये नहीं मालूम कि इसमें आपने सिरेमिक रखा है कि जरा सा अर्थक्वेक आया, जरा किसी का हाथ लग गया तो टूट के गिरेगा नीचे। अब ये देखिए इसमें मूर्ति गिरी हुई है, शीशे के साथ लगी हुई है, लेकिन पता ही नहीं है किसी को। ये इलाहाबाद म्यूजियम में देखिए, अब किताबें अगर ऐसे रखी रहेंगी तो ये किताबें एक दूसरे खराब करेंगी, इसकी स्पाइन टूट जाएगी, इसकी जिल्द टूट जाएगी। अब इनको पेडेस्टल पूरा नहीं बना पाए, ये इन्होंने नीचे टाइल ही रख दी हाथी के को बनाने के लिए। ये सूप में ही आपने ऑब्जेक्ट्स रख दिए। इसमें क्लीनिंग के दौरान ये खराबी आ गई। ये जनरली हर एक म्यूजियम में लिखा होता है, द पेंटिंग हैज बीन टेम्परेरी रिमूव्ड फ्रॉम डिस्प्ले फॉर अर्जेंट रेस्टोरेशन वर्क। तो भाई आपकी जो है डिस्प्ले में खराब कैसे हुई चीज, ये है इसका। अब इसका शोकेस बनाया आपने, तो शोकेस आपने छोटा बना दिया तो उसका ऊपर से टूट गया, कुर्सी खराब हो गई। ये अब हिंदुस्तान में अभी जो सफेदी हो रही है, सफेदी आपकी स्कल्पचर्स के ऊपर ही हो रही है। अगर एक अखबार भी डाल दिया जाता है इसके ऊपर तो भी ये डैमेज बचाया जा सकता था। मजदूर काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है उसको हैंगर की तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ये एक पुरानी तस्वीर है जिसमें ऐसे सफाई हो रही है स्कल्पचर्स की। अब देखिए पुरानी तस्वीर में ये दो कुपोला हैं, आगे ये कुपोला गायब हो गए जब बनवाया इन्होंने दोबारा। तो ये आपके इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन की वजह से ये है। स्टॉप शेयरिंग। अब ये हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने आपको चीजें बताई कि ऑब्जेक्ट्स क्यों खराब होते हैं, तो ये खबर देनी बड़ी जरूरी है। और दूसरी खबर अच्छी चीजें हो रही हैं कंजर्वेशन की फील्ड में, जैसे हमने बताया पटना म्यूजियम बना, या इसकी पटना म्यूजियम की फील्ड में ऐसे और जो काम हो रहे हैं, इनकी दोनों की ही न्यूज की हमारे न्यूज़पेपर्स में कमी दिखाई देती है। मुझे तो दिखाई देती है, म्यूजियम प्रोफेशनल्स हूँ, मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि कोई खबर आए। मैंने तो बहुत कम आर्टिकल देखे हैं जो म्यूजियम से रिलेटेड हों, और अगर वो हैं भी तो उन लोगों द्वारा लिखे गए हैं जिनको म्यूजियम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये रिपोर्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा नकारात्मक भी ना हो और बहुत ज्यादा सकारात्मक भी ना हो। जो बैलेंस्ड न्यूज है वो आनी चाहिए हमारे इसमें कंजर्वेशन की। और चीजें खराब हो रही हैं, खराब क्यों होती हैं वो मैंने आपको ढांचा दे दिया है। कई चीजें रेगुलर बेसिस पर खराब होती हैं जो धीरे धीरे स्लो एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको ताजमहल का दिखाया। तो अगर ये खबरें अगर आप लोग देते रहेंगे उसमें अखबारों में और सोशल मीडिया में या न्यूज चैनल्स के ऊपर, इनके ऊपर अगर छोटी छोटी सी अगर खबरें आती रहेंगी दिन में रेगुलर बेसिस पे, तो मेरे ख्याल से एक जो अवेयरनेस फैलाने का जो काम है शायद आप लोगों से बेहतर शायद कोई कर नहीं सकता। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता था, हम लोगों का ध्यान जनरली मॉन्यूमेंट्स की तरफ बहुत ज्यादा रहता है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम लोग ज्यादा बात करते हैं, और जो संग्रहालय के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो भी बहुमूल्य हमारी संपदा है। तो संग्रहालयों के अंदर जाके शोकेसेस को हम लोग नजदीक से देखें, गौर से देखें, और देखें कि वहां पर कोई चीज खराब हो रही है तो उसके बारे में लिखें कि चीजें खराब हो रही हैं, चीजें जो है फीकी पड़ गई हैं या
उनकी ऊपर वार्निश येलो कर गई है और उसको उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। और इसका हमारे पास अब अच्छा एक जमाने में हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं थे, अब हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आप जिन लोगों ने भी बिहार म्यूजियम विजिट किया है और जिन लोगों ने पटना म्यूजियम विजिट किया है, तो आप देखिए पटना म्यूजियम में भी बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट्स तो पटना म्यूजियम के ही हैं। पटना म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स इतने खूबसूरत नहीं लगते, जबकि हैं वो खूबसूरत, लेकिन बिहार म्यूजियम में क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी है ऑब्जेक्ट्स की, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये डिफरेंस अगर उजागर हो तो काफी मेरे ख्याल से हमारे इसमें म्यूजियम के फील्ड में, कंजर्वेशन के फील्ड में, और ये म्यूजियम जो हैं एक बहुत बड़े इनफॉर्मल एजुकेशन के रिसोर्सेज हैं। ये म्यूजियम हमने इसलिए नहीं बनाए हैं कि हमें अपनी ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं, हमने इसलिए बनाए हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर एजुकेशन प्राप्त करें, इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करें, अपने कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। और एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर आप सर्वे करेंगे इंडिया में या इवन दूसरे कंट्रीज में भी, तो पहली नतीजा ये निकलेगा कि जितने भी कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, मैक्सिमम 95%, 96% कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स पब्लिक मनी से चलते हैं। सरकार मतलब एक जो जनता का पैसा है उससे ये लोग फंड होते हैं सारे के सारे। बिहार म्यूजियम भी जनता के पैसे से ही फंड हुआ है और नेशनल म्यूजियम भी जनता के पैसे से फंड हुआ है, सलारजंग म्यूजियम भी, अल्बर्ट हॉल भी, और अगर इनके अंदर जो कंजर्वेशन होता है वो भी जनता के पैसे से होता है। तो एक जनता को बहुत जरूरी है जानना कि हमारा पैसा कैसे खर्च हो रहा है, क्या हमारे कलाकृतियां कंजर्व हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्यों हमें अखबार में खबरें देने की जरूरत है। अगर अचल पंड्या कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज अखबार तक पहुंचे। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि अचल का पीआर बहुत अच्छा हो और अचल जा जाके लोगों से बात करे। दूसरा ये तरीका ये हो सकता है कि जो अचल के पास जो मीडिया कर्मी हैं वो लोग अचल के पास आए रेगुलर बेसिस पे, या एक दिन आके चाय पिए महीने में या 2 महीने में और बात करें आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, और उसकी खबर बने। अचल का मतलब केवल एक अचल नहीं है, जितने भी लोग संग्रहालयों में काम कर रहे हैं, छोटे संग्रहालयों में काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो ये क्योंकि जनता के पैसे का है, तो जनता के पैसे की चीज को हमें जनता तक बताना जरूरी है कि वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है, और वो संग्रहालय जो किसी को संभालने के लिए दिए गए हैं वो उसको संभाल पा रहे हैं कि नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये मेरी कुछ विचार थे जो मैं आपके साथ में प्रकट करना चाहता था। चीजें तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं और आगे और भी चीजें डिस्कस हो सकती हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात हो सकती है कि किस तरीके से हम लोग कंजर्व करते हैं, उसकी एक ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग हो सकती है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो या कोई टिप्पणी हो मेरे डिस्कोर्स को लेकर, तो आप प्लीज साझा करें मेरे साथ। धन्यवाद। अचल सर, आपने वो कंजर्वेशन से लेकर के रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन थोड़ा सा छात्रों को ये बताएं कि ये जो कंजर्वेशन रिलेटेड जो वो है, ये किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए क्यों जरूरी है। देखिए मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ, एक आप ताजमहल का एग्जांपल लीजिए पहले, कि अगर ताजमहल आज हमारे सामने खड़ा है, जो कि लगभग 400 साल हो गए हैं, 350 साल 360 साल हो गए हैं उसको खड़े खड़े। अब जब मैं ताजमहल के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि ये एक प्यार की निशानी है, ये एक सिमेट्री का एक अजूबा है, इसके अंदर पच्चीकारी का बहुत जबरदस्त काम हुआ है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक है, इसके अंदर पेड़ लगे हुए हैं वो इस सनकन गार्डन्स थे। ये सब चीजें मैं तब बात कर पाता हूँ, सोच कर पाता हूँ जब ताजमहल मेरे सामने होता है। अगर मान लीजिए ताजमहल नष्ट हो चुका होता, 400 साल पहले है, मान लीजिए 100 साल पहले नष्ट हो चुका होता, तो क्या मैं इन सब चीजों के बारे में बात कर सकता था?
ये तो ताजमहल की बात हो गई। अब दूसरा एक हमारा जो है कैलाश मंदिर है जो एलोरा में है। अब कैलाशनाथ मंदिर में जो है वो एक इतना बड़ा आर्किटेक्चर का अजूबा है कि आज की डेट में सारी जेसीबी मशीनें और सब होने के बावजूद भी हम उस तरीके का मंदिर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब इसकी बात हम कब कर सकते हैं, जब कैलाश मंदिर हमारा एलोरा में हो। अगर कैलाश मंदिर एलोरा में ना हो तो हम इसके बारे में अपने एक समृद्ध कल्चरल हेरिटेज और उसमें जो शिल्प ज्ञान था, कैलाश मंदिर एक बहुत बड़े एक ही पत्थर से बना हुआ मंदिर है। उसमें जब उसका जो शिल्पी होगा, जो उसका आर्किटेक्ट था, जब उसने उसको बनाना शुरू किया तो उसने ऊपर से पत्थर की खुदाई छेने और हथौड़े से शुरू हुई और नीचे तक। तो उसके दिमाग, आप ये इसमें देखिए, आप कोई भी मूर्ति बनाते हैं नीचे से बनाते हैं, फिर ऊपर बनाते हैं, उसके फिर बनाते हैं। उसमें ऊपर से उसने बनाना शुरू किया। उसमें रामायण की कहानियां भी हैं, उसमें भगवान शंकर के बहुत सारे रूप हैं, रावण भी है और शिव तांडव भी है। सब चीजें उसके अंदर, एक एक चीज बहुत ही डिटेल में है और इसका कोई दूसरा कोई एग्जाम्पल दिखाई आपको नहीं देता है। तो वो हम क्यों उस चीज को कर पा रहे हैं, क्योंकि उस जब हमारे सामने ऑब्जेक्ट होता है, जब हमारे सामने मॉन्यूमेंट होता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय संग्रहालय में जाइए, इतनी छोटी सी प्रतिमा है जिसको हम बोलते हैं डांसिंग गर्ल। वो डांसिंग गर्ल ने खूब चूड़ियां पहनी हुई हैं पूरे एक हाथ में और वो खड़ी हुई है। तो उस डांसिंग गर्ल को देख के हमें ये मालूम पड़ता है कि उस समय चूड़ियां बनती थी, उस समय उनके पास कॉपर को गलाने की विधि थी। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं टेम्परेचर इतना बढ़ाना। और उसके बाद उन्होंने एक मोम पहले लगाई जाती है, उसके बाद मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर उसके अंदर मेटल डाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। फ्रेंच में बोलते हैं सीर पेर्द्यू। तो लॉस्ट वैक्स मेथड की टेक्निक थी। अगर आज भी मुझे स्पेस में जाने के लिए एक नट बनाना है तो वो लॉस्ट वैक्स मेथड्स के उससे बनता है। तो वो उसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी 5000 साल पहले थी और आज भी वही टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। तो ये हम बात कब कर सकते हैं, जब हमारे सामने वो ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट हो ही नहीं हमारे सामने तो हम बात क्या करेंगे। इसी तरीके अगर आप अगर आप आज की डेट में अफ्रीका में जाएंगे कभी, तो आपको अफ्रीका में उनकी कलाकृति पुरानी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उनकी सारी कलाकृति जो है वो फ्रांस में, यूके में, ऐसी ऐसी जगह पर पहुंच गई है। तो अगर कोई अफ्रीकन बच्चा है, उसको अपनी कलाकृति के बारे में जानना है तो उसको यूरोप जाना बड़ा जरूरी है, तभी उसको अपनी कलाकृति के बारे में मालूम पड़ेगा। तो हमारे देश से भी बहुत सारी चीजें बाहर गई हैं और लेकिन बस थोड़ी सी खुशी की बात कि बहुत सारी चीजें बाहर नहीं गई हैं। तो अब जो चीजें बाहर नहीं गई हैं उनको हम संभाल के रखें और जो बाहर चली गई हैं उनको वापस लाने में हम प्रयत्नशील रहें। तो वापस लाने में थोड़ी सी हमें सावधानी ये बरतनी पड़ेगी। जैसे आपने एक बिहार म्यूजियम बनाया, तो और हम ब्रिटिश म्यूजियम से बात करें, मैंने आपको लूवर म्यूजियम दिखाया, स्मिथसोनियन म्यूजियम दिखाया। वो इसलिए दिखाए बड़े म्यूजियम कि वो जो स्टैंडर्ड उन लोगों ने मेंटेन किए हैं अपने कलाकृतियों को दर्शाने के लिए, वो स्टैंडर्ड्स हमें अभी बिहार म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ उड़ीसा के म्यूजियम में वो मुझे स्टैंडर्ड नहीं दिखते हैं, गुवाहाटी के म्यूजियम में नहीं दिखते हैं, इवन राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भी वो स्टैंडर्ड्स नहीं दिखते हैं। तो अगर मीडिया कर्मी ये बात करेंगे, अगर आप चाहें कि आपकी कलाकृति वापस आ जाए, तो पहली बात तो यही करेंगे ना कि आप उसको कैसे रखेंगे, उस चीज को। तो कैसे रखेंगे, तो जैसे उन्होंने रखा हुआ है वैसे रखने के लायक तो हम लोग बन जाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप आजकल कलाकृति वापस लाने के ऊपर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। प्रेसिडेंट मैक्रो हैं वहाँ के फ्रांस के, उन्होंने कई कलाकृतियां अफ्रीका में वापस भिजवाई हैं। ऑस्ट्रेलियंस लोग जो हैं वो भी कलाकृतियां वापस भिजवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये मूवमेंट है बेसिकली। ये वो माने ना माने चोरी की मूर्तियां सकते हैं, वो आपको कलाकृतियां वापस मिल सकती हैं। तो पहला काम यही है कि हम और अब हम एक तरीके से बहुत गरीब देश नहीं है,
प्रॉब्लम्स हमारे देश में बहुत हो सकती हैं, लेकिन हम लोग उतने गरीब नहीं हैं। मैं अगर आपको 20 साल पहले बताऊं तो हम लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए के लिए तरसते थे, लेकिन अभी बिहार म्यूजियम का प्रोजेक्ट 400 करोड़ का है। और हम कहीं पर भी कंजर्वेशन करने के लिए जाते हैं तो 1-1 करोड़ रुपया, 60-60, 70-70 लाख रुपया, ये कोई बहुत बड़ी रकम अब आज की डेट में नहीं मानी जाती है। तो इतने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा लगा रही हैं, वो पैसा तरीके से लगे जिससे जो कलाकृति के अंदर मैसेजेस हैं। कंजर्वेशन का काम किस लिए किया जाता है? कंजर्वेशन का काम इसलिए किया जाता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैसेजेस हैं वो मैं करंट जनरेशन के पास उसी तरीके से ट्रांसमिट कर पाऊं जिस तरीके से मुझे ये मैसेज मेरे पूर्वजों ने ट्रांसमिट किया है, ना केवल करंट जनरेशन के लिए बल्कि आगे की जनरेशन के लिए भी। तो ये कंजर्वेशन का काम है। उसके लिए ऑब्जेक्ट को उसकी एंटीक वैल्यू को बरकरार रखते हुए कंजर्व करना जरूरी है। ये क्वेश्चन है। थैंक यू। और किसी के सवाल? तो मेरा एक सवाल है। जी हाँ। नमस्ते सर, मेरा नाम अक्षता सिंह है। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जागरूकता की बहुत जरूरत है, लेकिन आप देखिए लोगों का इंटरेस्ट इन चीजों में है ही नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर में ये चीजें दिखाई नहीं देती है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि मतलब न्यूज़पेपर वो इंटरेस्ट बना नहीं पा रहा है इन विषयों में। नहीं, दोनों चीजें हैं। देखिए, जब ताजमहल की बात होती है तो इंटरेस्ट आ जाता है। आपने देखा होगा भी एक पूरा संसदीय दल पीछे अगर अखबार में डाल के देखेंगे तो सारी मेहनत ताजमहल के ऊपर जाती है, हमारे छोटे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर बात ही नहीं होती है। तो इंटरेस्ट तो लोगों में है, ऐसा नहीं है इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब इंटरेस्ट तो तब रहेगा ना कि जब मुझे बताएं कि मैंने आपको जो डैमेजेस दिखाए, आज मेरा जो दिखाने का जो पर्पस था कि क्यों ऑब्जेक्ट्स खराब हो रहे हैं, आपको नजदीक से जाके देखना पड़ेगा संग्रहालयों के अंदर या आपके घर के आसपास जो भी छोटी मोटी गुमटी है, क्या उसके अंदर ये जो नुकसान करने वाली चीजें हैं एक्ट कर रही हैं। अगर वो एक्ट कर रही हैं तो जो उसका कीपर है, जो उसका कस्टोडियन है, जो कि सरकार भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। फलकनुमा पैलेस जो है उसमें डैमेज हुआ है इस बार, इसमें क्या कहते हैं आपके हैदराबाद फ्लड में, तो वो प्राइवेट के अंडर में है। उसने उसको कैसे लिया? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं बहुत अच्छा। आप लोग जानते होंगे हुमायूंस टूम दिल्ली में है। तो हुमायूंस टूम के ऊपर एक बड़ा सा एक फीलियल बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, एक लगा हुआ है जिसके ऊपर एक कलश है, कलश के साथ में नारियल है, इस तरीके की चीजें लगी हुई हैं। वो हमारे लगभग 5-7 साल पहले एक बहुत बड़ा भवंडर आया दिल्ली में, वो पूरा नीचे गिर गया। वो पूरा नीचे गिर गया, उसके बाद क्या हुआ कि उसका मॉन्यूमेंट का इनॉग्रेशन होना था, तो आनन फानन में उसको उन्होंने टाइटन कंपनी की मदद से एक नया कलश वहां पर लगा दिया है। तो पुराना कलश का क्या वहां पर पुराना कलश ठीक होकर लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? अगर आपने इतने पैसे हुमायूंस टूम को कंजर्वेशन में लगाए हैं तो उसमें आप लगा के कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें आएंगी। हालांकि उन्होंने उस कलश को रखा संभाल के है और उन्होंने आगे उसको एक म्यूजियम में रखने की बात की है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी और देश में हम लोग होते तो उस कलश को हम लोग कंजर्व करके वहां पर लगाते, चाहे जितना मर्जी पैसा लगता है। हुमायूंस टूम एक बहुत बड़ा ताजमहल से 100 साल पहले बना हुआ मॉन्यूमेंट है और ताजमहल को बनाने की इंस्पिरेशन हुमायूंस टूम से ही आई है। बस यही फर्क है कि जो ताजमहल है वो एक बेगम की याद में वहाँ के एम्परर ने बनवाया और हुमायूंस टूम एक एम्परर जो कि हुमायूं था उसकी याद में उसकी बेगम हाजी बेगम ने उसको बनाया। और पैसा तो अकबर ने ही दिया होगा, अकबर राजा था, लेकिन उसकी याद में बनवाया गया हुमायूं को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, यूनेस्को इंस्क्राइब मॉन्यूमेंट है। तो ये चीजें हम लोगों के नजर से निकल जाती हैं। हम लोगों को बात अखबार में खबर तो आई थी, ऐसा नहीं अखबार में खबर नहीं आई, लेकिन वो कहीं पर दब गई है वो खबर। तो इस तरीके की खबरें रोज हमारे देश में कुछ ना कुछ हो रहा है,
तो वो खबरें आती नहीं है। अवेयरनेस से ज्यादा मैं कहूँगा कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका कल्चर की तरफ रुझान कम है, और एक कम से कम पेज जैसे स्पोर्ट्स का होता है, ऐसे कल्चर का भी आधा पेज तो बनना शुरू हो जाए। कि अगर मुझे एज ए आप लोग कल्चर की अगर बात जानना चाहें तो साहित्य की खबरें आती हैं हमारे इसमें, जो कि कल्चर ही है, लेकिन कल्चर एज सच खबरें नहीं आती हैं। पेज 3 वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें कभी कभी आर्ट गैलरी में इनॉग्रेशन और वाइन ग्लासेस इनकी खबरें आती हैं, लेकिन ये जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनकी कोई खबर नहीं आती है, और जिसके कारण ना तो देखिए कोई बहुत ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो इस फील्ड की तरफ आने को तैयार हैं, और आप एक तरफ आपकी कलाकृतियां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में खराब हो रही हैं, और उनको ठीक करने वाले कम हैं, उनकी ट्रेनिंग लेने वाले बहुत कम लोग हैं। तो दोनों आपस में एक तरीके से अच्छी चीज नहीं है। अब आप अगर हम लोग बिहार म्यूजियम की भी बात करें तो वो लॉर्ड कल्चरल रिसोर्स जो है कनाडा और मार्की एंड कंपनी और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके अंदर जो शोकेसेस हैं वो सब जर्मन शोकेसेस हैं, वहां से आए हैं। तो कम से कम हम लोग इस तरीके की जो हम लोग आजकल मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात करते हैं, ये चीजें यहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते। चाइना में तो बनने शुरू हो गई हैं, पिछले 20 साल से बन रही हैं, उनकी अपने शोकेसेस भी बन रहे हैं, उनके अपने अच्छे आर्किटेक्ट आप ग्लोबल ले सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज इंडिया में डेवलप होने चाहिए। एक ये भी एक तरीके की खबर बननी चाहिए मेरे हिसाब से। और किसी का कोई सवाल है क्या? सर मेरा है। राहुल, कोई सवाल है? जी राहुल जी। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो सरकार जो है वो भी गाइडलाइंस जारी करती है कि ऐतिहासिक धरोहरों को हमें संभाल के रखना चाहिए, उस पर दीवारों पे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और वो जो देखभाल करते हैं, जो ट्रस्ट है जो उनको संभालने के लिए बनाया जाता है, संरक्षित करने के लिए, वो भी यही सब नियम जारी करता है, फिर भी लोग इस तरह करते हैं, वो ऐसा किस लिए? देखिए, एक तो पहली चीज तो आपको अपनी जो आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी आपको कदर कम है। पहली चीज तो ये है, नहीं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने घर के ऊपर बच्चे लिखते हैं, छोटे बच्चे लिखते हैं, फिर आप एक बार सफेदी करा देते हैं, तो आप उसके बाद उनको बच्चों को मना करते हैं ना कि इस पर मत लिखिए, फिर वो बच्चा जो है जब 7-8 साल का हो जाता है अपने आप लिखना बंद कर देता है। तो वहां हम अफोर्ड कर सकते हैं कि उसने कुछ लिख दिया तो हमने उसको सफेदी करा दी। मॉन्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो जो ट्रेनिंग हम अपने घर को साफ रखने की देते हैं, अपने वही हमें अपनी इमारतों को, अपनी कलाकृतियों को साफ रखने की हमें ट्रेनिंग घर से ही देनी चाहिए, स्कूल में इस ट्रेनिंग को देना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत बढ़िया, आप पहले आप ये अभी सबको अनम्यूट कर दीजिए। आपने कितने मॉन्यूमेंट्स और संग्रहालय देखे हैं अभी तक? आपको शौक है जाने का कि नहीं है? बस हाथ खड़ा करके बता दीजिए, या जो भी है चैट में बता दीजिए। जी वैसे तो काफी कुछ मैं घूम चुका हूँ, काफी म्यूजियम भी घुमा हूँ, जैसे नेशनल म्यूजियम घुमा हूँ और कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल वहां पे भी। जी जी जी। तो आपने घूमे हैं, तो हर एक उसके बाहर आप कह रहे हैं ना गाइडलाइन लिखी होती है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना, यहाँ पर लड़के लड़कियों का एक साथ बैठना वर्जित है, ऐसे लिखा होता है उसमें कि यहाँ पर कोई ये करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर भी उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में लिखा होता है वो सारे काम उस मॉन्यूमेंट में उस जगह पर हो रहे होते हैं। तो एक जो हमें जो निर्देश जारी करने का तरीका है उसमें हमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी है। इसमें हमें थोड़ा सा भाषा को अपना अच्छे तरीके से अगर हम प्रस्तुत करें ना, कि अगर आप दीवारों को गंदा नहीं करेंगे तो यह इमारत आपके लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए सुरक्षित रहेगी, इस तरीके की थोड़ी लैंग्वेज डालने की जरूरत है। अभी एक अंग्रेजी भाषा जो है ना, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल तो चेंज हो गए हैं, यूके में भाषा नहीं दिख रही, लेकिन आपके हिंदुस्तान में वही भाषा लठमार भाषा दिखाई देती है। तो उस भाषा को जरा ठीक करने की जरूरत है। अब मैं जो अगर जो मतलब जो चीज उसमें लिखी होती है कि ये नहीं होना चाहिए,
याद है, वो सारी चीजें उस मॉन्यूमेंट में हो रही होती हैं। कभी आप जो भी मॉन्यूमेंट के जो वॉचमैन हैं उनको पैसे देके वो चीजें कर रहे होते हैं, गंदगी कर रहे होते हैं। तो ये इसका कारण एक ये है जो आपने मुझसे पूछा ना अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है। अगर आप विदेशी संग्रहालयों में जाएं, आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं, आपको कभी दिखाई देता है कि कोई उसको खराब कर रहा हो? कभी कुछ नहीं, उसमें यही भाषा लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 200 रुपए का फाइन है, ये है, लेकिन उसके अलावा जो है, जो एक सिस्टम वहां पर बना हुआ है जिसके कारण वो चीजें खराब नहीं हो रही हैं। और अगर कोई आदमी पान थूक रहा है ताजमहल में, इतना सुंदर ताजमहल है, तो अगर 100 आदमी उसको देख रहे हैं तो वो उसको रुकवाएंगे, भैया क्या कर रहा है, तो इसको खराब कर रहा है इस चीज को। तो वो जो हमें क्लीन इंडिया में जो बात जो हमने वो देखा था कि ओपन डिफिकेशन को खत्म करना है, तो ओपन डिफिकेशन ऐसे नहीं खत्म हो जाएगी, ये तो माइंडसेट है। ये एक माइंडसेट है जो दिमाग में हमारे भरे पड़े हैं। तो उस चीज को हमें क्लीनिंग, डिफॉर्मेट करना जरूरी है, लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। और आप चाहें कि कोई आदमी मॉन्यूमेंट में जाए और वो टॉयलेट जो है वो दूसरी जगह पर, ठीक जगह पर करे, तो उसके लिए आपको उसको टॉयलेट देना जरूरी है वहां पर, उस मॉन्यूमेंट के अंदर। वो नहीं होगा तो वो अगर वो नहीं होगा तो आदमी कहीं पर भी जाके टॉयलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है सर? अरे अक्षिता, जी सर। तो अब धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त किया जाए। धन्यवाद ज्ञापन आप दीजिए। जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर आज आप आए। इससे पहले कंजर्वेटिज्म पे इतना ध्यान मेरा भी नहीं गया था, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ उसके बावजूद। आप यहाँ पे आए अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब छात्रों की ओर से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ।